बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ इंजीनियर फ़रोग़ अली शाह और मैकेनिक्स 2 का आज हमारा लेक्चर है 7। लेक्चर 6 और लेक्चर 5 के अंदर हमारी डिस्कशन हुई थी और उसके अंदर कुछ बच्चों को इश्यूज़ आ रहे थे और आपसे ज़्यादा क्लास ने तो माशाल्लाह से अभी तक लेक्चर्स पढ़े ही नहीं हैं। खैर इट्स ओके, कुछ नहीं होता। जब आप लोग पढ़ेंगे और कोई इशू आएगा तो फिर आप लोग मुझसे पूछ ही लेंगे। तो लकी हैं आप इस मामले में, क्योंकि लेक्चर 6 जो है हमारा या लेक्चर 5 मुझे याद नहीं आ रहा, वो काफ़ी बड़ा हो गया था और जो लेक्चर 7 का हमारा कंटेंट था वही मैंने उसके अंदर भी एक्सप्लेन कर दिया था एडिशनली। तो एडिशनली उसमें एक्सप्लेन किया था, तो बाद में जब मैंने कोर्स आउटलाइन देखी मैंने कहा यार ये तो मैंने अब पढ़ाना था इनको, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। खैर आई थॉट के फिर लेक्चर 7 ही बना के और जो कुछ टॉपिक्स पीछे हम लोगों ने पढ़े हैं उनको दोबारा से हम लोग कवर कर लेंगे। एक लिहाज से यह है कि आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी इस तरह, और यह कि 6 और 5 में ऑलरेडी जो लोग पढ़ चुके हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा कि लेक्चर 7 के अंदर उन्हें थोड़ा सा ही पढ़ना पड़ेगा, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा या कोई इशू आ रहा था तो मज़ीद ये जब दोबारा लेक्चर हम डिस्कस करेंगे वही टॉपिक्स जो हैं वो दोबारा डिस्कस होंगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। खैर अब तक अगर मैं ओवरऑल रिवाइज़ करूं पूरा हमारे ये जो सेमेस्टर जा रहा है और जो कोर्स है, तो फ़िज़िक्स की बेसिक चीज़ें ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। शुरू में काइनेटिक एनर्जी को हम लोगों ने पढ़ा, फिर उसके बाद हम ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ बॉडीज़ से हम मूव कर गए रोटेशनल की तरफ। तो रोटेशनल बॉडीज़ के फिनोमिनास को हम लोग पढ़ते रहे, उसके अंदर हम लोग मोमेंटम को देख रहे थे, एंगुलर मोमेंटम को देख रहे थे, फिर टॉर्क को देखना हम लोगों ने शुरू किया, और इसी तरह बाकी जो टर्मिनोलॉजीज़ थी जो रोटेशनल मोशन में जिस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो हम लोगों ने देखा। फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को देखा, फिर पोटेंशियल एनर्जी को देखा एक रोटेशनल बॉडी की, और फिर उसके बाद हमने फर्दर मूव किया और कुछ लॉज भी हम लोगों ने पढ़े थे। फिर प्रीवियसली हम लोगों ने न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा। इसी तरह मतलब ये जितने भी हम लोग चीज़ें कवर करते हैं वो बेसिक्स चीज़ें ही कवर करते आए हैं, जो ज़्यादा इशू नहीं है आप लोगों के लिए। और जिस तरह हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और जो रिस्पांस आप लोगों की तरफ से मुझे आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो लोग पढ़ रहे हैं और उन्हें समझ आ रही हैं चीज़ें। खैर ये मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि मुझे जानकर खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों को एक अच्छे तरीके से अच्छे वे से पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों को चीज़ें समझ भी आ रही हैं। खैर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। तो आज का लेक्चर जो है वो प्रीवियस लेक्चर की ही एक्सटेंशन है, यूँ समझ लें कि तकरीबन वही है। मोशन ऑफ प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स को देखेंगे हम लोग, केपलर्स लॉज को देखेंगे। ये लॉज हम लोग पहले लेक्चर में भी देख चुके हैं इससे प्रीवियस लेक्चर में, और एनर्जी कंसीडरेशन इन प्लैनेटरी एंड सैटेलाइट मोशन भी देखेंगे। अच्छा, फ़र्क ये है कि पिछले लेक्चर में मेरे ख्याल से हम लोगों ने ज़्यादा इनको एक्सप्लोर नहीं किया था इन टॉपिक्स को, जस्ट फार्मूलाज वगैरह ही हम लोगों ने कवर किए थे। तो कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में थ्योरेटिकली इन चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर करें। तो जनाब चलते हैं हम प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स की तरफ। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स एज दे सीमिंगली वांडर अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द स्टार्स हैव बीन अ पजल सिंस द डॉन ऑफ हिस्ट्री। ये हकीकत है कि शुरू से ही हिस्ट्री में ये पजल ही रहे हैं कि किस तरह मोशन जो है वो प्लैनेट्स का और सैटेलाइट्स का चल रहा होता है। सैटेलाइट्स की तो खैर उन्हें समझ है, तो प्लैनेट्स हमारे लिए जो है हिस्ट्री में सबसे बड़ा ये था मुअम्मा था कि ये कैसे वर्क कर रही हैं चीज़ें। द लूप मोशन ऑफ मार्स शोन इन फिगर 1311। जो ये 13.11 फिगर है इसके अंदर मार्स की जो है वो लूप द लूप मोशन जो है वो डिफाइन किया गया। अच्छा, इस फिगर को देख लेते हैं। फिगर में क्या है? द पाथ सीन फ्रॉम अर्थ फॉर द प्लैनेट मार्स एज इट मूव्ड अगेंस्ट अ बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिलेशन कैप्रिकॉर्न ड्यूरिंग 1971। अच्छा, ये क्या किया था उन्होंने 1971 में? द प्लैनेट्स पोजीशन ऑन 4 days इज मार्क्ड। तो प्लैनेट की जो पोजीशन थी वो 4 दिनों के लिए इन्होंने मार्क की और 4 days के लिए उसको इन्होंने स्टडी किया।
तो आगे वो कहते हैं कि बोथ मार्स एंड अर्थ आर मूविंग इन ऑर्बिट्स अराउंड द सन सो दैट वी सी द पोजीशन ऑफ मार्स रिलेटिव टू अस। रिलेटिव टू अस का मतलब यही है कि जब दो बॉडीज मोशन में होती हैं और सर्कुलर मोशन में अर्थ भी और मार्स भी, तो रिलेटिव मोशन को ही हम स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि स्टेशनरी तो है नहीं दोनों प्लैनेट्स, दोनों सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। This relevant motion sometimes result an apparent loop in the path of Mars। तो ये जो है ना लूप की शक्ल इख्तियार कर जाता है उसका पाथ मार्स का। खैर उसके बाद कुछ हिस्ट्री डिस्कस की गई है कि जोहानिस केपलर था 1571 से 1630 तक, जिसने थोड़ा सा इसको स्टडी किया, उसकी लाइफ टाइम स्टडी थी और उसने एम्पिरिकल लॉज दिए जो गवर्न करते हैं इन मोशंस को। उसके बाद टाइको ने काम किया 1601 तक और उसने विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप काम किया। उसके बाद फिर केपलर आया, केपलर ने 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिए जो अब केपलर्स लॉ के नाम से जाने जाते हैं। और उसके बाद न्यूटन ने भी कंट्रीब्यूशन दिया। न्यूटन ने 1642 से 1727 उसकी है डीओपी और उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो दिया जो लीड करता है केपलर्स लॉ की तरफ। अब दोबारा से हम जनाब वही चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो चलते हैं द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स की तरफ। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स जो है वो क्या कहता है कि ऑल प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन एट वन फोकस। इस पहले लॉ के अंदर वो ये कहता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर रहे हैं। एलिप्टिकल ऑर्बिट कौन सा होता है? एलिप्टिकल ऑर्बिट वो होता है कि जो बिल्कुल सर्कुलर नहीं होता, अलबत्ता इस फॉर्म में होता है, ये एलिप्टिकल फॉर्म होगी। ठीक है, जिस तरह ये थोड़ा सा पार्ट एलिप्टिकल आपको नजर आ रहा है इस तरह से। अच्छा, अब हम ये सारा फिनोमेना जो है एक 13.12 फिगर है इसके थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। वो क्या कह रहे हैं जी कि अ प्लैनेट ऑफ मास m मूविंग इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। ये है एलिप्टिकल, ये देख रहे हैं ना, ये एलिप्टिकल कोर्स है। तो अ प्लैनेट है जिसका मास है एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है अराउंड द सन। जो सन का मास है वो m है, कैपिटल M, और इज एट वन फोकस, एक ही फोकस पे है ऑफ द एलिप्स। ये फोकस जो है वो F से डिनोट हुआ है। इसके अंदर ये छोटा जो M है, स्मॉल मैस, ये हमारा प्लैनेट का मैस है और ये बड़ा M जो है ये सन का मैस है। अच्छा जी, द अदर फोर्स इज F डैश विच इज लोकेटेड इन एम्प्टी स्पेस। दूसरी जो है फोर्स वो F डैश है। ईच फोकस इज अ डिस्टेंस EA फ्रॉम द एलिप्स सेंटर। ये देख रहे हैं, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये थीटा है और ये डिस्टेंस है। विद E बीइंग द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, E जो है वो इसेंट्रिसिटी है एलिप्स की, और द सेमी मेजर एक्सिस A ऑफ द एलिप्स। ए जो है वो हमारे पास क्या है, एक्सिस है। द पेरिहिलियन नियरेस्ट द सन, ये वाला जो पार्ट है ना, ये ए वाला पार्ट, ये नियरेस्ट टू द सन है, पेरिहिलियन जिसको कहेंगे हम लोग। अच्छा, डिस्टेंस RP हो गया। RP डिस्टेंस जो है वो सन के बिल्कुल नज़दीक होगा, ये वाला RP, ये सन है। तो जब अल्टीमेटली प्लैनेट मूव करता 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 इस पॉइंट पर आएगा तो ये सिर्फ इतना सा डिस्टेंस होगा, और फिर उसके बाद RA ये वाला डिस्टेंस है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो है। तो यार यहाँ पर क्या है जनाब, इसमें यह है कि
इसके अंदर ऊपर वाला जो ये आर्टिकल है इसके अंदर सिर्फ यही एक्सप्लेन किया गया है, जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं कि इसेंट्रिसिटी क्या है और ई ए क्या है, एफ क्या है, आर पी क्या है और आर ए क्या है, बस उन्हीं को ही बता दिया है। और अल्टीमेटली पहला जो लॉ है वो यही बन गया है कि जो प्लैनेट्स हैं वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। दूसरा हमारे पास है लॉ ऑफ एरियाज। तो लॉ ऑफ एरियाज की तरफ चलते हैं। ये क्या चीज़ है? A line that connects a planet to the sun sweeps out equal area in the plane of the plane's orbit in an equal time interval, that is the rate dA by dt at which sweeps out area A is constant. अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या बेसिकली हमारे पास है, हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले एरिया को डिफाइन किया है। अब क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्र डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा, जो अल्टीमेटली 1/2 आर स्क्र ओमेगा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू एम वी को जब पुट किया है तो हमारे पास अल्टीमेटली यहाँ पर एम आर स्क्र ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये डिफाइन किया कि हेंस क्या हो जाएगा कि एक प्लैनेट है जिसका मास m है, तो L जो है वो इक्वल हो जाएगा एम आर स्क्र ओमेगा के। L क्या है? वो एंगुलर मोमेंटम है। तो यहाँ से हमें ये असूल पता चला कि कोई भी प्लैनेट हो, प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना हो हम लोगों ने, तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और हम एंगुलर मोमेंटम को फाइंड कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद वैल्यूज़ को पुट किया है प्रीवियसली, तो वो अल्टीमेटली जब किया तो हमारे पास आ गया डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एल ओवर 2m। ये जो हमारे पास था ना, एल इज इक्वल टू एम आर स्क्र ओमेगा, इसमें से ओमेगा की वैल्यू को हमने फाइंड किया, मतलब एल बाई एम आर स्क्र हो जाएगा ना। तो एल बाई एम आर स्क्र को हमने यहाँ पर पुट किया, तो वो कट कटा के हमारे पास फाइनल ये डी ए बाई डी टी इज इक्वल हो जाएगा एल ओवर 2m के। थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं, विच इज़ लॉ ऑफ पीरियड्स। द लॉ ऑफ पीरियड्स क्या कहता है जी? द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। अब पीरियड्स बेसिकली यहाँ पर टाइम को शो कर रहे हैं, और हमारे पास फिगर के अंदर एक प्लैनेट दिखाया गया, प्लैनेट ऑफ मास m मूविंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। अब इसके अंदर जनाब हम लोग क्या करेंगे? न्यूटन सेकंड लॉ है F इज इक्वल टू एम ए। तो फॉर ऑर्बिटिंग प्लैनेट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, प्रीवियसली लेक्चर्स में आपको याद होगा कि फोर्स जो है हम लोगों ने पढ़ी थी ग्रेविटेशनल फोर्स, वो थी GMM ओवर आर स्क्र। तो F की जगह GMM ओवर आर स्क्र किया, M जो है मैस वो तो M ही रहेगा, और A एक्सलरेशन जो है वो रोटेशनल में ओमेगा स्क्वायर आर होता है। वैल्यूज़ को हम लोगों ने पुट किया है यहाँ पर सिंपली। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि ओमेगा जो है, ओमेगा को हम लोगों ने 2π/t के साथ सब्सटीट्यूट कर दिया है। तो जब हमने सब्सटीट्यूट किए वैल्यूज़, तो अल्टीमेटली हमारे पास लॉ ऑफ पीरियड्स आ जाएगा t² इज इक्वल टू 4π² ओवर GM r³। तो इस फार्मूला से हमें क्या पता चला? इस फार्मूला से हमें यह पता चला कि हमें अगर किसी भी प्लैनेट के पीरियड्स को फाइंड करना है, टाइम को फाइंड करना है कि वो एक टाइम के कितने टाइम में चक्कर लगा रहा है अराउंड द सन, अपने ऑर्बिट को कंप्लीट कर रहा है, तो फिर हम लोग इस फार्मूला को यूज़ करते हुए, लॉ ऑफ पीरियड्स को यूज़ करते हुए अपनी वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। इसी तरह अगर आप लोग टेबल 13.3 के अंदर देखें तो उन्होंने हमें दिया हुआ है डिफरेंट प्लैनेट्स हैं हमारे, जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। तो उसका सेमी मेजर एक्सिस भी दिया गया है, टाइम पीरियड भी बताया है, और अल्टीमेटली हमें वैल्यू भी बताई है t² ओवर a³ की।
अब यहाँ पर चेक पॉइंट भी यहाँ पर दिया गया, ये आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। उसके अंदर वो ये बात कर रहा है कि सैटेलाइट 1 जो है इज इन अ सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट, वाइल सैटेलाइट 2 इज इन लार्जर सर्कुलर ऑर्बिट। एक जो सैटेलाइट है वो शॉर्टर सर्कुलर ऑर्बिट में है, जबकि सैटेलाइट 2 जो है वो लार्जर सर्कुलर ऑर्बिट में है। तो विच सैटेलाइट हैज़ द लॉन्गर पीरियड एंड द ग्रेटेस्ट स्पीड। तो ये दो चीज़ें हम लोग फाइंड करनी होंगी आप लोगों ने कि लॉन्गर पीरियड किसका होगा और ग्रेटर स्पीड किसकी होगी। अब ज़रा हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल हमने प्रीवियसली भी देखा था, लेकिन अब फिर से देख लेते हैं। Comet Halley orbits the Sun with a period of 76 years and in 1986 had a distance of closest approach to the Sun, its perihelion distance RP of 8.9 10 to about 10 मीटर। तो हमने क्या फाइंड करना है जनाब, हम लोगों ने यहाँ फाइंड करना है एफिलियन डिस्टेंस RA। हमने लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे दिया गया, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले तो जनाब हम लोग एक्सेलरेशन को फाइंड कर लेंगे ना। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है वो हमने ये जो हमारे पास है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ओहो अच्छा हाँ, इस फार्मूला से जनाब हम लोग डेरिवेशन करेंगे, एक्सेलरेशन को फाइंड कर लेंगे सिंपली, और एक्सेलरेशन को फाइंड करने के बाद हम RA को फाइंड करेंगे। RA जो है विच इज़ उन्होंने बताया 2A माइनस RP के अराउंड है। अब 2A माइनस RP कैसे है, अब आप लोग ये सोचेंगे कि 2A माइनस RP कैसे है। तो ये वाली फिगर आपको बताएगी, एक A ये है फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस, और एक ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा जो उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। तो ये 2 A's हो जाएंगे, और ये RP है और ये RA है। तो यहाँ से ही वो इक्वेशन हम लोगों ने ड्राइव कर ली है, विच इज़ R इज इक्वल टू 2A माइनस RP। वैल्यूज़ को पुट किया और हमारे पास आंसर आ जाएगा। और फिर अल्टीमेटली EA को हमने फाइंड करना है। EA का भी फार्मूला आप लोगों को पता ही है, इंसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है हमने E। तो हमारे पास A भी आ गया, RP भी आ गया, सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, सारी वैल्यूज़ को पुट करके आंसर हम लोग फाइंड कर लेंगे। उसके बाद जनाब हम चलते हैं सैटेलाइट्स की तरफ। सबसे पहले फिगर 13.15 देखेंगे, उसके अंदर हम लोग ये देख रहे हैं कि टोटल हमारे पास 4 ऑर्बिट्स हैं with different eccentricities E about an object of mass m. All 4 orbits have the same semi-major axis A and thus correspond to the same total mechanical energy. तो यहाँ पर हमने एनर्जी को फाइंड करना है, मैकेनिकल एनर्जी को फाइंड करना है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट होगा, सम प्रोडक्ट होगा काइनेटिक और पोटेंशियल का, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम जो है वो है U इज इक्वल टू माइनस GMM/R। ये हम लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं लेक्चर्स के अंदर। और फिर काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करने के लिए जनाब हम क्या करेंगे, हम फिर से F इज इक्वल टू MA का सहारा लेंगे। यहाँ पर F जो है वो GMM/R² है, और M तो वैसे ही रहा, A जो है वो V²/R है। वैल्यूज़ को यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे जो ये V²/R की वैल्यू है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है सैटेलाइट का। तो अल्टीमेटली K इज इक्वल टू 1/2 mv², और यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट किया, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनली काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी GMM/2R।
और सर्कुलर ऑर्बिट की जब बात करेंगे तो यही हमारी सर्कुलर ऑर्बिट में ये बन जाएगी, क्योंकि u जो है हमारे पास माइनस जी एम एम ओवर आर है ना, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जी एम एम ओवर 2 आर आई है, तो ये हमारे पास बन जाएगा k इज इक्वल टू माइनस यू बाई 2। ठीक है, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इज इक्वल टू के प्लस यू होती है, तो के फाइंड कर लिया है विच इज़ जी एम एम ओवर 2 आर। यू जो है हमारे पास ऑलरेडी है विच इज़ माइनस जी एम एम ओवर आर। अल्टीमेटली ई जो है सर्कुलर ऑर्बिट का वो हमारे पास आ गया माइनस जी एम एम ओवर 2 आर। अब हमें ये बता रहा है कि एक सर्कुलर ऑर्बिट अगर हो और उसकी हमने एनर्जी को फाइंड करना हो, मैकेनिकल एनर्जी को, तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करके विच इज़ माइनस जी एम एम ओवर 2 आर हम लोग एनर्जी फाइंड कर लेंगे। अब इसके अंदर ये हमें ये बताता है कि दिस टेल्स अस दैट द सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट द टोटल एनर्जी ई इज द नेगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, ई इज इक्वल टू माइनस के। वो माइनस के कैसे है, माइनस का तो ये आ गया, और ये आप लोग देख रहे हैं कि जी एम एम ओवर 2 आर जो है ये के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। और फिर हम लोग देखते हैं सेमी मेजर एक्सिस के अंदर जब ए इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो आर जो है वो रिप्लेस हो जाएगा ए के साथ, तो हमारे पास एनर्जी बन जाएगी माइनस जी एम एम ओवर 2a। इस तरफ अगर हम एक प्लॉट देखें तो ये प्लॉट क्या है, दिस इज अ प्लॉट ऑफ अ सैटेलाइट एनर्जीज वर्सेस ऑर्बिट रेडियस। तो इक्वेशन जो है ये 13.42 ये हमें क्या बता रही है कि जो टोटल एनर्जी है ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की वो डिपेंड करती है सेमी मेजर एक्सिस के ऊपर ऑफ इट्स ऑर्बिट, और उसकी सेंट्रिसिटी ई के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, ए के ऊपर डिपेंड कर रही होती है विच इज सेमी मेजर एक्सिस। तो इसका भी इन्होंने आंसर वही दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 4 ऑर्बिट्स विद द सेम सेमी मेजर एक्सिस। ये जो हमारे पास 13-15 थी जिसके अंदर 4 हमारे पास ऑर्बिट थे और सेम हमारा जो है वो सेमी मेजर एक्सिस था, तो हमें उन्होंने क्या बताया है इसमें कि द सेम सैटेलाइट वुड हैव द सेम टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो उन चारों ऑर्बिट्स की, क्योंकि चारों ऑर्बिट्स की सेंट्रिसिटी तो डिफरेंट है बट उससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका जो एक्सिस है वो सेम है। सो अल्टीमेटली जो टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी उस सैटेलाइट की वो सेम होगी इन ऑल 4 ऑर्बिट्स। अच्छा, ये जो कर्व है इस कर्व के अंदर वो क्या बता रहा है, वेरिएशन बता रहा है काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की और टोटल एनर्जी की विद रेडियस आर फॉर अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। उसके अंदर ये बता रहा है कि जनाब आर की वैल्यू फॉर एनी वैल्यू ऑफ आर की कोई भी वैल्यू हो, द वैल्यूज ऑफ यू एंड ई आर नेगेटिव। यू है पोटेंशियल एनर्जी, ई है टोटल एनर्जी, नेगेटिव होगी। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होगी। सो विच इज ई इज इक्वल टू माइनस के, ये हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली स्लाइड के ऊपर, और आर जो है वो इन्फिनिटी उन्होंने कंसिडर की है। और अल्टीमेटली क्या होगा कि 3 एनर्जीज कर्व्स जो हैं वो अल्टीमेटली अप्रोच कर जाएंगे 0 के ऊपर। एक न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल पहले भी डिस्कस किया, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है कि जनाब अ प्लेफुल एस्ट्रोनॉट रिलीजेस अ बॉलिंग बॉल ऑफ मास 7.20 kg in a circular orbit about Earth at an altitude of 650 km. What is the mechanical energy of the ball in its orbit? मैकेनिकल एनर्जी को फाइंड करना है। सबसे पहले हमने आर को फाइंड किया, उसके अंदर आर प्लस एच किया क्योंकि हाइट भी इन्वॉल्व हो गई है हमारे पास। फिर उसके बाद ई का सिंपली फार्मूला पुट करके हमने आंसर निकाल लिया। ई की वैल्यू हमारे पास आ गई। फिर हम लोग यू की वैल्यू को फाइंड करेंगे विच इज़ जी एम एम ओवर आर माइनस जी एम एम ओवर आर यहाँ पर।
सबसे पहले हमने E को फाइंड कर लिया, फिर U को फाइंड कर लिया, फिर अल्टीमेटली हमें वैल्यू का पता है विच इज़ E इज इक्वल टू K प्लस U। वैल्यूज़ को पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इंक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी को देखा। इंक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, E नॉट जो है E माइनस E नॉट हो जाएगा। ये उसकी इनिशियल एनर्जी थी और E नॉट जो है ये उसकी फाइनल हो जाएगी और अल्टीमेटली यहाँ पर हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी, इंक्रीज इन द मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगा। फिर उसके बाद समरी है, जो जो चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं एक दफ़ा इसको समराइज़ कर लेते हैं चीज़ों को। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोगों ने पढ़ा था विच इज़ F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। इसी तरह ग्रेविटेशनल बिहेवियर ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल्स को देखा था, सुपरपोजिशन को देखा। सुपरपोजिशन का आज डिस्कशन के अंदर हुआ था, तो वो मैंने क्लियर कर दिया था कि क्या चीज़ होती है। उसके अंदर एक पार्टिकल होता है, हर पार्टिकल की ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अट्रैक्ट कर रही है दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ। यहाँ पर हमने एक पार्टिकल लिया सपोज 1 और उसकी फोर्स है F1, तो जो सारी फोर्सेस, सारे पार्टिकल्स उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं वो बन जाएगी F12 प्लस F13 अप टू प्लस F1n। फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को देख लिया सिंपल फॉर्म में, तो हमें पता है न्यूटन लॉ में F इज इक्वल टू m है, जब A की तरफ गए तो A इज इक्वल टू Gm ओवर r स्क्वायर हो गया। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को देखा जो कि बन गई U इज इक्वल टू माइनस Gmm ओवर r। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम को देखा। ऑफ अ सिस्टम ये है कि फिर हर पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, हर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी होगी, उनको हमने सिंपली एड अप कर दिया। एस्केप स्पीड प्रीवियसली पढ़ी थी, ये भी रिवाइज हो गई विच इज़ V इज इक्वल टू √2 Gm ओवर r। केपलर्स लॉ को देखा, 3 केपलर लॉ है, एक लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, उसके अंदर ये बताया जाता है कि जो सारे प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं और एट वन फोकस सन जो है वो एट वन फोकस पर है। लॉ ऑफ एरियाज को देखा हम लोगों ने, तो लॉ ऑफ एरियाज वो क्या बताता है, लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन द इक्वल टाइम इंटरवल्स। फिर लॉ ऑफ पीरियड्स को हम लोगों ने देख लिया, उसका फार्मूला हम लोगों ने देखा विच इज T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर ओवर Gm r क्यूब। तो इसके अंदर मैस जो था वो मैस ऑफ अट्रैक्टिंग बॉडी था, सन है। इन केस ऑफ सोलर सिस्टम ऑफ कोर्स मैस बड़े m के साथ उसको डिनोट करेंगे और स्मॉल अच्छा। और उसके बाद फॉर एलिप्टिकल प्लैनेटरी ऑर्बिट्स देखा तो सेमी मेजर एक्सिस जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है r की जगह पर। तो जब सेमी मेजर एक्सिस की तरफ जाएंगे तो इस r क्यूब की जगह सिंपली a हो जाएगा। फिर जनाब फ्री एक्सेलरेशन एंड वेट को देखा, ये प्रीवियसली देख चुके थे। ग्रेविटेशनल विद अ स्फेरिकल शेल देखा, ये भी हम देख चुके थे जिसमें डेंसिटी इन्वॉल्व हो जाती है, तो रो 4 पाई r क्यूब ओवर 3 बन जाता है। फिर एनर्जी इन प्लैनेटरी मोशन को देखा। एनर्जीज में बेसिकली 2 एनर्जीज होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी होती है। और फिर E इज इक्वल टू K प्लस U किया टोटल एनर्जी को जब फाइंड करना था, तो E इज इक्वल टू अल्टीमेटली हमारे पास वैल्यू आ गई थी माइनस Gmm ओवर 2r। और फिर जब अगर सेमी मेजर एक्सिस की बात करें तो r की जगह हम लोग a पुट कर देंगे, तो बन जाएगा माइनस Gmm ओवर 2a। और उसके बाद जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, आइंस्टाइन व्यू ऑफ ग्रेविटेशन भी देखा था। ये आर्टिकल तकरीबन 1.5 सफ़े का है, ये आप लोग खुद पढ़ेंगे और इसके नोट्स भी लाजमी बनाएंगे आइंस्टाइन व्यू ऑफ ग्रेविटेशन के। ठीक है जी, आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।